हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी बच्चों की फुल डिमांड पर मैं आप सभी बच्चों के लिए एनसीईआरटी का बैच लेकर के आया हूँ, जिस एनसीईआरटी के अंदर जो आप लोगों का 9th और 10th के स्टैंडर्ड के जो कॉन्सेप्ट हैं उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मैं क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को आगे चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की जो बेस होती है, किसी भी चीज की यदि बेस यदि आपकी तैयार है, बेस यदि आपका मजबूत है, तो आगे चीजें आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगी। बट किसी भी चीज को समझने के लिए आपको मेहनत तो थोड़ा करना ही पड़ेगा। एक बात आप सभी बच्चे याद रखना, क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। तो आपको एक जिद ठान लेनी है कि भैया मुझे फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर पूरे के पूरे प्रश्न के आंसर बिल्कुल सही और कम समय में दे करके आना है। तो उसके लिए आप सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ें और मैं आप सभी बच्चों को डेली ये जो एनसीईआरटी के बेस्ड है, पहले मैं आप लोगों को डेली उसका थ्योरी यानी कॉन्सेप्ट कराऊंगा और फिर उसके बाद मैं आप सभी बच्चों को क्या कराऊंगा, उसके एमसीक्यू कराऊंगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बच्चे, हम बिना समय गवाए अपने इस क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। बट यदि आप सभी बच्चे पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हो तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन के बटन को दबाएंगे और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर देंगे। तो आज हम सबसे पहला चैप्टर उठाने वाले हैं। इस चैप्टर से यदि मैं बात करूं एनडीए की, यदि मैं बात करूं सीडीएस की, यदि मैं बात करूं एनडीए सीडीएस के अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड की, या यदि मैं बात करूं नेवी की, इसके अलावा यदि मैं बात करता हूं जितने भी आपके जनरल कंपटीशन होते हैं उन सभी जनरल कंपटीशन के अंदर यहां से 2 से 3 प्रश्न डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। बट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बहुत ही बेस का क्वेश्चन पूछा जाता है, इजीली और सिंपल से पूछा जाता है और आपका बेस मजबूत नहीं होता है, इसलिए आप क्या करते हो, उन प्रश्नों को गलत कर देते हो। तो चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास में जो पदार्थ है वो क्या है, हम बेसिकली पदार्थ की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या होता है और पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, पदार्थ के गुण क्या होते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, एक पदार्थ को दूसरी अवस्था में और दूसरी को तीसरी अवस्था में कैसे बदला जा सकता है, किन किन चीज़ों का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ लागू होगा, उन सभी चीज़ों को हम एक एक करके बेसिकली इजीली तरीके से और पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे एक बच्चे को पढ़ाया जाता है, मैं बिल्कुल उसी तरीके से आप सभी बच्चों को पढ़ाऊंगा। बट पूरी वीडियो को देखना और लास्ट में आप लोग ये जरूर समझ के जाओगे कि हाँ भाई हमें बहुत अच्छा लगा, चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ और बिल्कुल एकदम एनर्जेटिक की तरीके से। अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है, जिसका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। जैसे आप अपने आसपास की चारों तरफ देखते हो तो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को देखते हो, किसी वस्तु का आकार किस तरह का होता है, किसी वस्तु का आकार किस तरह का होता है, किसी वस्तु की बनावट अलग होती है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। यानी इस यूनिवर्स में जो भी बॉडी किसी भी चीज से मिलकर बनी है, दैट इज कॉल्ड मैटर। एवरीथिंग अराउंड अस वी कैन सी और वी कैन नॉट सी, बट विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई इन सम प्लेस आर कॉल्ड मैटर्स। उसे हम क्या बोलेंगे, पदार्थ। हम अपने आसपास में जो भी चीज देख रहे हैं, चाहे वो छोटी चीज हो चाहे वो बड़ी चीज हो, सारी की सारी चीजें किससे मिलकर बनी है बेटा, पदार्थ से मिलकर बनी है, मैटर से मिलकर बनी है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हवा में हम सांस ले रहे हैं, जो भोजन हम खाते हैं, जो पत्थर हमारे आसपास में दिखाई देता है, बादल हमारे आसपास में दिखाई देता है, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। जो भी हमारे आसपास में नजर आ रहा है ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये सारे के सारे पदार्थ हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, पदार्थ हैं। ठीक है। और एक बात याद रख लेंगे कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है।
क्या होता है बेटा, द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती है। तो अब यहीं से हमारी एक बेसिकली डेफिनेशन बन जाती है। यदि कोई बच्चे कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो आप उसको नोट डाउन कर लेंगे कि हमारे आसपास की प्रत्येक वस्तु जो हमें दिखाई देती है, हमारे आसपास की प्रत्येक वस्तु जो हमें दिखाई दे, चाहे हमें दिखाई ना दे, यदि वो हमारे आसपास में है और यदि उसका एक निश्चित द्रव्यमान है तथा वह कुछ स्थान घेरती हो, तो हर उस चीज को पदार्थ का नाम दिया है। क्या नाम दिया बेटा? उसे पदार्थ का नाम दिया है। दोबारा सुन लो, हमारे आसपास में हर वो चीज जो मौजूद है, चाहे वो हमारी आंखों को दिखाई दे या हमारी आंखों को ना दिखाई दे, परंतु उसका एक निश्चित द्रव्यमान है और यदि उनका एक निश्चित आयतन है, तो दैट इज कॉल्ड मैटर। उसे हम पदार्थ का नाम देंगे, अदरवाइज हम उसे पदार्थ का नाम नहीं देंगे। अब कुछ प्राचीन समय से इन सब चीजों के पीछे भी, यानी ये ब्रह्मांड जिस चीज से मिलकर बना है, मैं जिससे मिलकर बना हूं, आप जिससे मिलकर बने हो, ये पेन जिससे मिलकर बना है, उसके पीछे भी पहले के कुछ दार्शनिकों ने कुछ अलग अलग तथ्य लोगों के सामने रखे थे। जैसे प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास कर रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थों को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे हम पंचतत्व कहते हैं। यानी ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है। मैं भी 5 तत्वों से मिलकर बना हूं, आप भी 5 तत्वों से मिलकर बने हो, जिन 5 तत्वों को बोला गया है पंच तत्व। और ये पंच तत्व क्या है? तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये 5 वो भूत हैं जिससे दुनिया भर के सभी पदार्थ मिलकर बने हुए हैं। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। आपके आसपास में चाहे कोई वस्तु सजीव हो, चाहे कोई वस्तु निर्जीव है। ये उन दार्शनिकों का मानना था कि प्रत्येक सजीव और निर्जीव वस्तु का निर्माण इन 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिन 5 तत्वों को हम पंच तत्व का नाम देंगे। या मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं बेटा, यदि आप लोग बचपन में आपने देखा होगा शक्तिमान, तो आपने देखा ही होगा। आप देखते हो कि जब एक शक्तिमान का निर्माण होता है या शक्तिमान कैसे, जब दोस्त उससे पूछते हैं कि शक्तिमान आपके पास इतनी शक्ति कैसे है, आप शक्तिमान कैसे बने, तब वो कहता है कि एक साधारण व्यक्ति भी शक्तिमान बन सकता है यदि वह अपने अंदर की 5 तत्वों को जागृत कर ले। अपने अंदर की 5 मूल तत्वों को यदि वो जागृत कर ले तो वो भी क्या बन सकता है? शक्तिमान बन सकता है। और शक्तिमान जब शुरू में स्टार्ट होता है तो आपने देखा होगा कि पूरे शक्तिमान का शरीर जो होता है वो 5 मूल तत्वों से मिलकर बना होता है। उसका चक्र किसी एक तत्व का बना होता है। उसका आपने देखा होगा हाथ का जो कवच होता है वो एक तत्व का बना होगा। उसके पैर में जो आते हैं, मतलब 5 तत्वों से मिलकर उस शक्तिमान का निर्माण होता है, इसलिए वो इतना शक्तिशाली होता है। ये शक्तिमान हमें वो बताता है। तो इतनी बात तो आपको पता होगी, क्योंकि शक्तिमान तो आप सभी बच्चे देखते ही होंगे। अब यदि इसके आगे की बात करें तो आधुनिक वैज्ञानिकों का, बट वो दार्शनिक की बात ही होता। जब आधुनिक वैज्ञानिक आ गए तो वो प्रैक्टिकल चीजों को मानते हैं। वो कहते हैं जब तक हमें एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाओगे तब तक हम किसी चीज को नहीं मानेंगे। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक गुणधर्म के प्रकृति के आधार पर 2 भागों में प्रकृति वर्गीकृत कर दिया। अब मॉडर्न समय आ गया और मॉडर्न समय के अंदर लोग फैक्ट नहीं देखते हैं, लोग क्या देखते हैं? सबूत मांगते हैं। तो उन सबूतों को जुटाने के लिए अब वैज्ञानिकों ने किसी भी मैटर की जो स्टडी की है उसको 2 भागों में बांट कर किया है। एक मैटर की फिजिकल स्टेट और एक दूसरी उसकी केमिकल स्टेट, उसके एक भौतिक गुण और उसके रासायनिक गुण। तो हम पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर अब अध्ययन करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के बारे में आधार पर पदार्थ के भागों में ज्ञान अर्जित करेंगे और पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर में तो हम केवल फिजिकल स्टेट पढ़ेंगे मैटर के, और केमिकल स्टेट या केमिकल प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट या आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आगे इस पॉइंट को देखते हैं। अब पदार्थ के भौतिक स्वरूप। तो पदार्थ के हम भौतिक स्वरूप को देखते हैं। देखो, भौतिक गुणधर्म वो गुणधर्म होते हैं जिसको हम देख करके, जिसको हम छू करके हम उनके उन गुणों का अध्ययन कर सके जो किसी ने हमें बताया है। जैसे मैं बोल दूं कि कोई भी जो
चेयर है वो सॉलिड है, और सॉलिड किसे हम बोलेंगे उसके लिए एक परफेक्ट डेफिनेशन दी जाएगी, तो वो मैं अभी आप लोगों को यहां समझाऊंगा। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब एक बात याद रखना, पदार्थों का सबसे पहली डेफिनेशन याद रखना, जितने भी पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इतनी बात आप सभी लोगों को याद रखना है। जैसे बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत के कण की तरह मिलकर बने होते हैं। आइए इन क्रियाकलापों के द्वारा हम पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय लेते हैं कि सतत ये कणों के बने होते हैं या ये किसके बने होते हैं। तो एक सिंपल सा इसका एक क्रियाकलाप है जो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक क्रियाकलाप है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक 100 ml का बीकर ले लें। एक बीकर में जल से आधा भरा जल के स्तर पर निशान लगा लें। एक बीकर ले लें, बीकर में 100 ml जल ले लें और उसके अंदर जहाँ तक जल होगा वहाँ तक निशान बना लें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दे। यानी जो आपके पास शर्करा दिया जाए या आपके पास जो नमक दिया जाए उसको उस बोतल के अंदर, उस गिलास के अंदर डालो और उसको हिला करके उसे टोटली डिजोल्व कर दो। अब जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। अब आप देखोगे कि जल के स्तर में कुछ बदलाव आ चुका होगा। जल के स्तर में कुछ बदलाव आ चुका होगा और वो चीनी या वो जो तत्व होंगे वो गायब हो चुकेंगे। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया है? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया है? तो यहाँ पर देखोगे जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा। जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि ये पार्टिकल जो हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन में ट्रैप हो जाते हैं। जो वाटर के, जैसे आपको पता है कि ये छोटे छोटे पानी के मॉलिक्यूल्स का है। अब जैसे हम इस पानी के अंदर क्या करेंगे, तो ये जो आपको देखा है पानी के बीच में ये जो कण नजर आ रहे हैं, ये जो स्पेस नजर आ रहा है, इस स्पेस में जाकर के क्या हो जाता है, जो चीनी के कण या नमक के कण जाकर के फंस जाते हैं, जिसके कारण से वो डिजोल्व और गायब हो जाते हैं। लेकिन इसके बदलने से उसके लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को याद रखना है। इस प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमने यह विचार से स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है, जैसा कि अभी हम नीचे देखेंगे। तो देखो भाई, यहाँ आप लोगों को एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र को ध्यान से देखो। ये जो डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम को ध्यान से देखने का प्रयास करो कि ये सबसे पहला डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर ये चीनी और पानी का घोल है, इसके अंदर डाला और हमने इसको चीनी से ऊपर से मिला दिया। और जैसे हमने इसके अंदर चीनी को डाल दिया तो चीनी के कण जो हैं वो इस पानी के कणों के बीच में ट्रैप हो जाते हैं। पानी के कणों के बीच में ट्रैप हो जाते हैं, इसलिए ये जो चीनी के कण जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं, वो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देते। तो गायब होने का मतलब ये नहीं कि ये इसमें मौजूद ही नहीं है, इसके अंदर मौजूद तो है, लेकिन इसके पार्टिकल के बिटवीन में स्पेस में फंस गए, जिसके कारण वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच में रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। इसलिए हम इस बात पर यह कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो हमने ये बोला कि सभी पदार्थ जो होते हैं वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सभी पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ये बिल्कुल बात सही है, हम इसको आगे अभी प्रूव भी करके देखेंगे। अगला क्रियाकलाप है कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि पदार्थ के जो कण हैं वो कितने छोटे होते हैं, तो सर इतने छोटे होते हैं कि हम उसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁹ यानी इसे नैनोमीटर बोला जाता है। इस आकार में पदार्थ के कण होते हैं जिसे हमारी नंगी आंखें नहीं देख सकती। मतलब हम जितना अंदाजा लगाते हैं ना, उससे भी कई गुना ये छोटे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो यह प्रयोग दर्शाता है, जैसे यहाँ आपने कुछ एक्सपेरिमेंट देखा होगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यही हमारे काम की चीजें हैं बेटा। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml के पानी में घोल दो। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, जिसे हम लाल दवा के नाम से भी बुलाते हैं, KMnO4 जिसे हम लाल दवा भी कहते हैं। कौन सी दवा कहते हैं बेटा? इसे हम लाल दवा भी कहते हैं। तो इस लाल दवा के नाम से हम इनको बुलाते हैं। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल घोल में मिला दें।
कह रहा है 100 ml पानी में घोल दें, यानी इस क्रिस्टल को घोल दिया। अब कह रहा है इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकाल लें। अब इस घोल में से हमने 10 ml का घोल क्या कर लिया बेटा, अलग निकाल लिया, और उसकी जगह पर 90 ml जल में मिला दें और उसको 90 ml जल में घुला दें। फिर इस उपरोक्त घोल में 10 ml निकालकर उसे भी 90 ml जल में मिला दें। इस प्रकार इस घोल से 5 से 8 प्रकार की तनुकृत करते हुए आप यह देख पाएंगे क्या जल अब भी रंगीन है। बिल्कुल जल रंगीन तो है, लेकिन उसके रंगों के ऊपर थोड़ा सा चेंज आ चुका होगा। अनुमान लगाए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का हो जाता है, फिर भी पानी अपना रंग नहीं छोड़ता। इसका मतलब पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि उसमें कितना भी मिला दो उसकी वास्तविक प्रॉपर्टी जो है वो तो रहेगी ही रहेगी। तो यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट बहुत छोटे से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 ml भी रंगीन हो जाती है। मतलब एक छोटा सा क्रिस्टल भी डालोगे ना तो वो पूरे के पूरे पानी को एक रंगीन बदल देगा, लाल रंग में बदल देगा। इसका मतलब इतना छोटा सा कण यदि पूरे पानी में फैल गया है तो सोचो पानी के अंदर यदि वो पूरा फैला है तो कितना छोटा पार्टिकल होगा। इतना छोटा पार्टिकल है कि वो पूरे पानी को कवर कर चुका है। तो इसी को हम बोलते हैं मैटर्स। तो मैटर के पार्टिकल इतने छोटे हो सकते हैं कि जो हमारे बियॉन्ड, हमारे सोचने की क्षमता से भी काफी परे हैं, इतने छोटे होते हैं वो। ठीक है बेटा। दूसरी बार एक स्थिति में एक कण छोटे भागों से विभाजित नहीं किए जा सकते। ऐसा कहता है कि इन पदार्थों की एक ऐसी स्थिति आती है कि उसको हम फिर दोबारा दूसरे भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। अगला पॉइंट है पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी यह क्रियाकलाप कर सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट डालने की जगह यदि आप 1 चम्मच उसके अंदर डेटॉल डाल देते तो आप देखते वो डेटॉल भी पूरे पानी के अंदर स्प्रेड हो चुका होता, पूरे पानी के अंदर फैल चुका होता। 1 चम्मच डालते तो भी पूरे पानी में फैल जाता, 2 चम्मच डालते तो भी पूरे पानी में फैल जाता, आधा चम्मच डालते तो भी पूरे पानी में फैल जाता। मतलब इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो पूरे उसके एरिया को कवर कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ पदार्थ के कण, सबसे पहला पॉइंट पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है। द पार्टिकल ऑफ द मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हमारी सोचने की क्षमता से भी ये काफी आगे होते हैं, उनसे भी छोटे होते हैं। अगला पॉइंट है पदार्थ के कणों के बीच अभिलाक्षणिक गुण। अब पदार्थ के कणों के बीच में और भी क्या कुछ गुण होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। सबसे पहला गुण पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सबसे पहला गुण पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है और इसी रिक्त स्थान के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल जाकर के फंस जाते हैं। जिसका एग्जाम्पल मैं देता हूं कि नमक, शर्करा, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इस प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जैसे आपने देखा कि अभी देखा यहाँ पर आपने कि एक बीकर है, इसके अंदर पानी डाला हुआ है। इस बीकर के अंदर हमने क्या डाल दिया है? पोटेशियम परमैंगनेट की एक गोली डाल दी। और जैसे पोटेशियम परमैंगनेट की गोली डालते हो तो वो धीरे 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 पूरे सॉल्यूशन को वो लाल कर देती है। इसका मतलब इस वाटर के पार्टिकल के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल थे, उस पार्टिकल में जाकर के ये केएमएनओ ने अपनी स्थान घेर लिया है। या इसका एक और दूसरा एग्जाम्पल दे सकता हूं कि मैंने बोला कि ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर की यदि हम बात करते हैं तो इस बीकर के अंदर मान लो मैंने कुछ मात्रा में पानी लिया और इसके अंदर मैंने कुछ मात्रा में शुगर डाल दिया। जैसे आप शुगर डालोगे, चीनी डालोगे और इसको हिलाओगे तो कुछ देर के बाद ये चीनी इसके अंदर से गायब हो जाएगी। चीनी गई कहाँ? तो चीनी पानी के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान थे उस रिक्त स्थान में जाकर के ट्रैप हो गई है, रिक्त स्थान में जाकर के फंस गई है। इसलिए वो हमें पानी दिखाई, चीनी हमें पानी के अंदर नहीं दिखाई देता है और हम कहते हैं चीनी के कण गायब हो गए। अरे भैया, चीनी के कण यदि गायब हो जाते तो वो शरबत नहीं बनता, वो पानी हमें मीठा नहीं लगता। वो मीठा इसलिए लग रहा है क्योंकि चीनी अभी भी उसके अंदर है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उसका साइज बहुत ही छोटा है। यदि आपको देखना है तो माइक्रोस्कोप से देखो, वो चीनी आपको छोटे छोटे कणों के रूप में पानी के कणों के बीच में फंसा हुआ नजर आ जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी ये हुई कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, जिसको मैंने प्रूफ कर दिया। दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। बिल्कुल सही बेटा,
पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण जो होता है उनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है जिसके कारण से वो लगातार गति करते रहते हैं। जिसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो कि मान लो कि हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हमने कुछ मात्रा में पानी ले रखा है और इस पानी के अंदर हमने 1 चम्मच स्याही डाल दी। इस पानी के अंदर हमने 1 चम्मच क्या डाल दी बेटा? स्याही। तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे स्याही धीरे 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 पूरे गिलास के पानी के अंदर फैल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पानी के कण जो हैं वो लगातार गतिशील होते हैं और लगातार गति होने के कारण से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लगातार ये स्याही उस पानी के अंदर पूरा मिक्स हो गया। आगे हम इस स्टेट को जाकर के इस परफॉर्मेंस को और इस कंडीशन को एक नाम से जानेंगे जिसे बोलेंगे डिफ्यूजन या जिसे बोलेंगे विसरण। अब विसरण क्या होता है वो आगे हम इस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरी हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली बेटा कि एक तो पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी चलिए हम यहां पर देखते हैं। अच्छा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए उसके, जैसे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। याद रखना, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इसका मतलब है पदार्थ के कणों में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? गतिज ऊर्जा। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, मतलब किसी भी मैटर को गर्म करोगे तो तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से उनकी वाइब्रेटिंग रेट, कंपन करने की दर यानी उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ाओगे वैसे वैसे कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। उपरोक्त 3 क्रियाकलापों से यहाँ कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं जिन क्रियाकलापों को आपको देखने के लिए बोला गया होगा जिन क्रियाकलापों को देखने के लिए बोला गया होगा। ठीक है बेटा, और इन क्रियाकलापों को जब हम देखेंगे तब हमें कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। क्या है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बता भी रहा था कि हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अमिश्रित हो रहे थे। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है और दो विभिन्न पदार्थों को कणों स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। अभी मैंने बताया था ना कि आगे एक प्रोसेस आएगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में डालने पर स्वतः मिक्स हो जाती है, इटसेल्फ मिक्स हो जाती है, हमें उसे मिक्स करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, सबसे पहला एग्जाम्पल कि यदि हमने 1 चम्मच स्याही पानी के अंदर डाल दिया तो बिना उसको हिलाए वो पूरा का पूरा स्याही उस पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दूसरा, आपने देखा होगा यदि आप अपने कमरे के किसी कोने में परफ्यूम छिड़क दो तो धीरे धीरे वो परफ्यूम पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगी। दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आप देखते हो कि अपने घरों में, आपके घरों में आपकी मम्मी रसोई में खाना पकाती है तो रसोई में किस चीज़ की सब्जी बन रही है वो आप बगल के कमरे में बैठ करके भी उसका आभास ले लेते हो। तो होता है क्या, जब आपकी मम्मी रसोई में खाना पकाती है तो उन खाने से जो वेपर निकलते हैं वो आपकी रसोई के गैसों के अंदर, हवा के अंदर मिक्स हो जाते हैं और रसोई की हवा जो होती है गर्म और बाहर की हवा जो होती है वो ठंडी। और हम रूल पढ़ेंगे हाई टेम्परेचर इज ऑलवेज मूव टू लो टेम्परेचर। तो रसोई की हवा बाहर की ओर निकल के आती है और बाहर की हवा रसोई के अंदर चली जाती है, जिसके कारण से हमारे नाकों तक जब उसकी स्मेल आती है तब हमें पता चल जाता है कि रसोई में हमारी माता जी क्या पका रही है। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता चल चुका होगा। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते तो पदार्थ के कणों की कोई आकार और कोई आकृति नहीं होती। जैसे ये पेन आप देख रहे हो, इस पेन का एक निश्चित आकार है, इस पेन का एक निश्चित आकृति है। क्यों? क्योंकि इसके जो छोटे छोटे एटम हैं, इसके जो छोटे छोटे परमाणु हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर लगातार आकर्षित कर रहे हैं, जिसके कारण से इसका अपना एक आकार बना हुआ है। ठीक है, और उस आकार के कारण से उसे हम अलग अलग स्टेट में पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी भी हमें पता चल चुकी है। ठीक है, कि पदार्थ के कण लगातार एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ से हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है, कुछ बेसिक चीज़ें हमारी समझ में आ गई है। ठीक है, यहाँ कहता भी कि उपयुक्त 3 क्रियाकलापों को सुझाते से हम पदार्थ के कणों के बीच
एक बल कार्य करता है और यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल को सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। मतलब सभी पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर लगातार अट्रैक्ट करके रखते हैं, जिसके कारण से उसका एक आकार और उसकी आकृति बनी रहती है। इस बल को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? अंतर आणविक बल। इसको क्या बोलेंगे? अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल, ठीक है बेटा, इसको अंतर आणविक बल के नाम से जानेंगे। अब यहां पर कुछ टर्म्स दिए गए हैं कि इनमें से कौन से पदार्थ हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा पदार्थ है और कौन सा पदार्थ नहीं है। तो अभी मैंने बेसिकली पदार्थों की डेफिनेशन बताई कि पदार्थ उस तत्व को कहेंगे जिसका एक निश्चित द्रव्यमान और निश्चित आयतन होता है, दैट इज कॉल्ड मैटर। यदि निश्चित द्रव्यमान और निश्चित आयतन नहीं हुआ तो पदार्थ नहीं है। तो यदि मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछूं क्या कुर्सी कोई पदार्थ है, बोलोगे जी हाँ कुर्सी एक पदार्थ है, क्योंकि कुर्सी का एक निश्चित द्रव्यमान भी है और वो कुछ निश्चित स्थान भी घेरती है। बिल्कुल सही। वायु है, बिल्कुल, वायु का भी एक निश्चित आयतन होता है और वह उस निश्चित कुछ ना कुछ उसका वजन भी होता है। उसके बाद स्नेह, स्नेह का मतलब है प्यार, लव। एक बात बताओ, कोई किसी से लव करता है, प्यार करता है, बट कितना लव करता है, ये कितना प्यार करता है, ये क्या कोई तोल सकता है, माप सकता है? बिल्कुल नहीं। तो दिस इज नॉट अ मैटर। गंध, गंध भी एक प्रकार का मैटर नहीं है। फिर उसके बाद घृणा, ये भी मैटर नहीं है, क्योंकि इन सभी चीज़ों का फिजिक्स में कोई रोल नहीं है। फिजिक्स कहता है कि वही चीज़ हम देखेंगे दैट इज जिसको हम मेजर कर सकें, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। बादाम, बिल्कुल, बादाम का कुछ निश्चित वजन होता है। विचार, हमारे जो सोचने की समझने की क्षमता है उसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता, उसका कोई भी आयतन नहीं होता, उसका कोई भी द्रव्यमान नहीं होता। शीत बिल्कुल होता है, नींबू के पानी बिल्कुल होता है, इत्र की सुगंध बिल्कुल होता है। तो याद रखना ये मेटर्स और नॉन मेटर्स के बीच में कुछ हमने अंतर बताया। अब कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसका जवाब आप लोगों को देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना होता है। क्यों? तो आपको मैंने बताया कि जब गर्मा गर्म, जब खाना गर्म हो जाएगा, जब खाना है और खाने को आप क्या करते हो बेटा? गर्म करते हो, तो गर्म करने से इस खाने में विसरण की दर बढ़ जाती है। किसकी बढ़ जाती है बेटा? विसरण की दर बढ़ जाती है। विसरण की दर बढ़ने का मतलब आपका जो भोजन है वो जैसे गर्म होगा तो वेपर में बदलेगा, और जब वो वेपर में बदलेगा तो कमरे की हवाओं में बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाएगा, और जिसके कारण आपके नाकों तक उसकी स्मेल आ जाएगी। लेकिन यदि वो खाना ठंडा है तो भैया वो हवा के अंदर उसके वेपर थोड़ी ना मिक्स होंगे, जिसके कारण से वो हमारे कभी भी नाकों तक नहीं पहुंच पाएगा। यदि हमें उसकी स्मेल लेनी है तो हमें रसोई में ही जाना पड़ेगा, उस केटल को, उस पतीले के ढक्कन को निकाल के ही देखना पड़ेगा। तो ये है हमारा विसरण। अगला है स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है। इस पदार्थ का कौन सा गुण परिक्षेपित करता है? पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ये हमें बताता है कि पदार्थ के कणों के बीच में, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। क्या होता है बेटा? पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होने का मतलब है तभी तो काट पाता है। कि अभी मैंने बताया था कि एक गिलास के अंदर पानी लेंगे, पानी के अंदर जब चीनी के कण डालेंगे तो चीनी के कण पानी में गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चीनी के कण वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो छोटे छोटे गैप होते हैं उनमें जाकर के ट्रैप हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब बहुत बड़ा पानी होगा, बहुत ज़्यादा पानी होगा, तो उस पानी के अंदर जब कोई कूदता है उसके अंदर, तो वो भी उस पानी के छोटे छोटे कणों के बीच में जाकर के ट्रैप हो जाता है। अगला है पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है? तो बेटा पदार्थ के कणों की कई विशेषताएं होती है। सबसे पहले पदार्थ के कणों की विशेषताएं कि पदार्थ के कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम उसे अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। दूसरा, सभी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। चौथा, पदार्थ के कणों के बीच में एक अंतर आणविक बल होता है। तो ये पदार्थ की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुणों के बारे में मैंने आप सभी बच्चों को अध्ययन कराया। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में समझने के लिए।
अब पदार्थ तो हमने समझ लिया कि पदार्थ क्या होता है, किसे हम पदार्थ बोलें और किसे पदार्थ ना बोलें, लेकिन अब हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जो पदार्थ हम अपने आसपास में देखते हैं उनका रंग, रूप, आकार, आकृति अलग अलग होती है। तो कैसे आकार को हम क्या नाम दें और कैसी आकृतियों को हम क्या नाम दें। तो इसीलिए इनको पदार्थ को भौतिक अवस्थाओं में, दोबारा सुन लो, पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर हमने इसे 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले को बोला गया ठोस, दूसरे को बोला गया द्रव, तीसरे को बोला गया गैस। पदार्थ को उसकी भौतिक अवस्था या भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक अवस्था या भौतिक गुण के आधार पर हमने उसे 3 भागों में बांटा है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये 3 अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। मतलब कणों के विशेषताएं की अलग अलग होती है। ठोस में अलग, कणों का जो स्ट्रक्चर होता है वो ठोस में अलग होता है, द्रव में अलग होता है और गैस में बिल्कुल अलग होता है। तो सबसे पहले हम ठोस अवस्था की प्रॉपर्टी, ठोस अवस्था के गुणों का अध्ययन करते हैं कि ठोसों को हम ठोस कब कहें। तो ठोसों की सबसे पहले हम यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी देखेंगे, या यहाँ एक उदाहरण में दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। आपके घरों में कुछ वस्तुएं, उन वस्तुओं को एकत्रित करना है, जैसे पेन लेना है, किताब लेना है, सुई लेनी है, लकड़ी लेनी है, छड़ लेना है, इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर देना है। अब जब इन सब चीज़ों को इकट्ठा करोगे तो आप क्या देखोगे, इन वस्तुओं को चारों को पेंसिल घुमा करके इनके आकार की रेखांकित बनाइए। मतलब जो भी वस्तु को आप लेते हो, जैसे पेंसिल ले लिया तो पेंसिल के चारों तरफ का आकार बना दो, पेन कितना स्थान घेर रहा है उसके चारों तरफ का एरिया बना दो, सुई कितना जगह घेर रहा है चारों तरफ का एरिया बना दो। क्या इससे सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? बिल्कुल है। आप देखोगे क्या सभी का आकार एक समान है? नहीं सर, किसी का आकार ज्यादा है, किसी का आकार कम है। तो क्या कोई सारे एक समान स्थान घेरते? नहीं, कोई कम स्थान घेरेगा, कोई ज्यादा स्थान घेरेगा। इन पर हथौड़ा मारने से, खींचने से या गिराने से क्या होता है? अब हथौड़ा मारने से, खींचने से या गिराने से इनका आकार या इनकी आकृति क्या होती है? बदल जाती है। क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? बिल्कुल नहीं। ठोस एक दूसरे में अपने आप नहीं मिलते। क्या चीनी के अंदर दाल डाल दोगे तो दाल चीनी में पूरा मिक्स हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ठोसों में विसरण का गुण बिल्कुल नहीं होता है, एक बात याद रख लेना है। ठीक है, लगातार इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें। क्या यह संपीड़न होता है? नहीं बेटा, इनको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते। सॉलिड को, ठोसों को कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, उपरोक्त सभी उदाहरण के ठोस हैं। जितने भी हमने अभी उदाहरण पढ़े थे सारे के सारे ठोस हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमाएं हैं तथा स्थिर आयतन यानी नग्न संपीड़िता होती है। मतलब इन सभी का निश्चित आकार है, इन सभी का निश्चित आयतन है और इनकी एक नग्न संपीड़िता है। यानी इनके अंदर कॉम्प्रेसिबिलिटी तो है बट वो बहुत ही नग्न है, जिसको हम क्या करते हैं, यूज के लायक नहीं मानते हैं। अगला, बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। मतलब इनके अंदर कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं है। मैंने बोला कि इनके ऊपर यदि हम फोर्स लगाएं तो फोर्स लगाने से कभी अपना आकार को, आकृति को नहीं बदले। देखो मेरे पास ये पेन है, इसके ऊपर यदि मैं फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स लगाने से क्या इसका आकार बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये इनकॉम्प्रेसिबल है, इनके अंदर कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं होती, ये असंपीड्य होते हैं। बल लगाने पर टूट सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि इसकी आकृति और आकार में तो परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन एक लिमिटेशन से ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो ये टूट जाएगा, ये बिखर जाएगा। ठीक है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब आपको विचार करना है। यहां पर सबसे पहला, रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? बिल्कुल है। अब एक बात याद रखना, रबड़ जो है, अभी मैंने बोला कि सॉलिड को कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, उसकी आकार आकृति नहीं बदलती, लेकिन जो रबड़ बैंड होता है उस रबड़ बैंड को जब खींचोगे तो क्या उसका आकार नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। क्या उसकी आकृति नहीं बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। लेकिन क्या हम इसे सॉलिड बोल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम इसे सॉलिड बोलते हैं। आगे मैं आपको जाकर के समझाऊंगा कि सॉलिड भी 2 प्रकार के होते हैं। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, और एक एमोर्फस सॉलिड होता है। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और एक एमोर्फस सॉलिड होता है। ठीक है, तो वहां हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो रबड़ बैंड जो होते हैं ये सॉलिड होते हैं। दूसरा, इसके अलावा विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक
उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस हैं? बिल्कुल। अब एक बात बताओ कि रबड़ को यदि किसी जगह पर रखोगे तो क्या वो रबड़ स्थान ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। एक ऐसी बात है कि रबड़ के अंदर इलास्टिसिटी एक उसका नेचर होता है, जिसके कारण वो अपनी आकार को, अपनी आकृति को बदल सकता है। तो ये एक एक्सेप्शन केस हम मान सकते हैं। हालांकि आपको पता है कि रबड़ जो होता है वो एक प्रकार का एमोर्फस सॉलिड होता है। तो आपको अभी मैं आगे जाकर के बताऊंगा कि ये सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। फिर उसके बाद ये कह रहा है स्पंज क्या है। स्पंज रसगुल्ला तो आप लोगों ने खाया ही होगा, या आप लोग देखते हो कि आपके घरों में कुछ जो गद्दे बने होते हैं, उस गद्दे के ऊपर बैठते हो तो गद्दा दब जाता है, और जब गद्दे ऊपर से हट जाते हो तो गद्दा वापस फूल जाता है। तो ये स्पंज क्यों है? स्पंज क्या ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। मतलब स्पंज को हम दबा सकते हैं। अभी मैंने बोला जो सॉलिड होगा उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लेकिन स्पंज एक ऐसा सॉलिड है जिसको कंप्रेस किया जा सकता है। क्योंकि जब हम किसी भी स्पंज को दबाते हैं तो उसके अंदर की एयर एक्सेल हो जाती है, बाहर निकल जाती है, लेकिन जब उस फोर्स को हटा लेते हैं तो वापस वो एयर उसके अंदर आ जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनको यहाँ तो आपको सिंपल भाषा में समझना है कि सॉलिड यदि हैं तो सॉलिड की कोई प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल हैं जो कुछ सॉलिड के प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते, तो उनको हम अलग टाइप के सॉलिड के रूप में पढ़ते हैं। बट आपको केवल यहाँ इतना ही समझना है। पूछेगा कि रबड़ बैंड को खींचने पर वो अपनी आकार और आकृति बदल लेता है, तो क्या इसको सॉलिड कहा जा सकता है? कहना जी हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि उनका निश्चित एक आयतन होता है। दूसरा, वो कहेगा कि किसी भी चीनी को यदि हम किसी बर्तन के अंदर डालते हैं तो वो कुछ ना कुछ स्थान ग्रहण करता है। क्या चीनी ठोस है? जी हाँ, बिल्कुल ठोस है। अगला, स्पंज को जब हम दबाते हैं तो अभी मैंने बोला है कि जितने भी हमारे सॉलिड होते हैं उनके अंदर कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं होती, बट स्पंज को दबाने पर वो कॉम्प्रेस हो जाते हैं। क्या ये सॉलिड है? जी हाँ, ये भी सॉलिड है, लेकिन ये सॉलिड के पूरे नियमों का अध्ययन, पूरे नियमों को फॉलो नहीं कर रही है, बट हाँ, ये सॉलिड ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी ठोस ही है, क्योंकि अब इनका यहां जवाब दिया जा रहा है। ये सारे के सारे जो पदार्थ हमने पढ़े ये ठोस ही है, लेकिन ये ठोस के कुछ नियमों का फॉलो नहीं कर रही है। जैसे देखो, बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। दैट इज सॉलिड। तो ये सॉलिड की बेसिक प्रॉपर्टी है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में रखें या किसी प्लेट में रखें या किसी गिलास में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते, तो इनके आकार सेम रहते हैं, इसलिए इनका निश्चित आयतन होता है। अगला, स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो ये वायु बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण इनका संपीड़न संभव हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने सॉलिड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी बेटा। अब हम बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे लिक्विड की, द्रव की। किसकी? लिक्विड की, द्रव की। तो सबसे पहले एक क्रियाकलाप करते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करो। जल को एकत्रित करो, खाना पकाने का तेल एकत्रित करो, दूध एकत्रित करो, जूस एकत्रित करो, शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक एकत्रित करो। विभिन्न आकार के बर्तन, प्रयोगशाला के एक माप सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगाओ। मतलब सभी में 50 ml पर निशान लगा दो। अब जब हम सभी में 50 ml पर निशान लगा देंगे तो चाहे तेल को डालो, चाहे दूध को डालो, चाहे किसी को डालो, सभी तो स्थान एक बराबर ग्रहण करेंगे, तभी तो उतना ml का होगा। तो कहने का मतलब है 50 ml की बात करें तो सभी 50 ml एक बराबर हाइट तक ही कवर करते हैं। इसका मतलब उन सभी का एक बात याद रख लेना, उन सभी का वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम तो फिक्स है, लेकिन उन सभी का आकार, उन सभी का वॉल्यूम, आयतन तो फिक्स है। यानी 1 लीटर बोलूंगा जितना तेल होगा उतना ही 1 लीटर दूध होगा, उतना ही 1 लीटर जूस होगा। तो इन सभी का आयतन तो एक समान है, फिक्स है, ठीक है, लेकिन इनका आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, इनका निश्चित आकार नहीं होता। आयतन तो निश्चित है बट इनका आकार निश्चित नहीं होता। ये किसी भी आकार के अंदर चल सकती है, जा सकती है। तो इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रम से एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? जी हाँ, बिल्कुल एक समान रहेगा।
क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? बिल्कुल सही। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? बिल्कुल भाई, आसानी से एक से दूसरे में बिल्कुल इसको उड़ेला जा सकता है। अब कुछ प्रेक्षण हमने किए हैं, क्या किए हैं देखते हैं। प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार तो निश्चित नहीं है, इसीलिए तो हम किसी भी आकार के बर्तन में उसको डाल सकते हैं, लेकिन चाहे किसी भी आकार के बर्तन में डालोगे वो द्रव उतना ही वॉल्यूम कवर करेगा जितना किसी एक बर्तन में कवर करेगा। जिस बर्तन में उन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेती है। द्रव में बहाव होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, इनका आकार बदलता है, इसलिए दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। ये दृढ़ तो नहीं होते लेकिन ये क्या होते हैं बेटा? तरल होते हैं। अब यहाँ पर एक और क्रियाकलाप हमने अभी किया था 1.4 और 1.5 के संदर्भ में। हमने देखा कि ठोस और द्रव का मिश्रण द्रव में संभव है, यानी ठोस और द्रव का मिश्रण द्रव में संभव है। ठोस को और द्रव को मिलाओगे तो वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन केवल ठोस का ठोस में यदि बोले मिश्रण तो वो संभव नहीं है। वातावरण की गैसें विसरित होकर के जल में घुल जाती है, बिल्कुल सही। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। हम पानी पीते हैं, पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है, सभी को पता है, तो ऑक्सीजन पानी के अंदर घुल जाती है और ये हमारे जीवन के लिए उत्तरदायी होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। मतलब द्रव में ठोस का भी, द्रव में गैस का भी और द्रव में द्रव का भी मिश्रण हो सकता है। ठोसों की अपेक्षा द्रव में मिश्रण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव की अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोसों के कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते, इसलिए उसमें विसरण ना के बराबर होता है। लेकिन यदि हम बात करें द्रव के गेंद, तो द्रव के कण, याद रखना, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, वो फ्रीली मोशन करते हैं, वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। इसलिए एक द्रव किसी भी दूसरे चीज को अपने अंदर घोल सकता है। और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है, इसलिए वो फ्रीली मोशन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट, गैसीय अवस्था। तो आज हम पदार्थ की अवस्थाओं तक ही चीजों को कंप्लीट करेंगे, फिर कल उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट कल हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर 2 पार्ट में मैं आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गैसीय अवस्था। तो गैस क्या होती है? सॉलिड की हमने देखा कि ठोस जो होते हैं उनका निश्चित आकार होता है, उनका निश्चित आयतन होता है। ठोस जो होते हैं उनके अंदर कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं होती है। बट यदि हम द्रव की बात करें तो द्रव का निश्चित आकार तो नहीं होता, बट उसका आयतन निश्चित होता है और द्रव को कंप्रेस किया जा सकता है। दूसरी यदि इसके बाद हम देखें तो द्रव जो होता है, उस द्रव के मैंने कई सारे आप लोगों को प्रॉपर्टीज भी बता दी है कि ठोसों के अंदर विसरण नहीं होता, बट द्रव के अंदर विसरण होता है। एक द्रव ठोस में यदि डाल दिया जाए, ठोस को द्रव में डाल दिया जाए तो भी विसरण हो सकता है। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया होगा जो एक गैस के सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है और उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर में से कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछे कि सिलेंडर में कौन सी गैस है, तो जो सिलेंडर है उस सिलेंडर में कौन सी गैस है बेटा? तो उसमें हीलियम गैस भरी गई है। कौन सी गैस भरी गई है? हीलियम गैस भरी गई है। यहां हम एक उदाहरण क्रियाकलाप ले रहे हैं। 100 ml की 3 सिरिंज लें, उनके सिरे को रबड़ से, कॉर्क से बंद कर दें। अब देखो भाई, 100 ml की 3 सिरिंज लेना है और तीनों को एक कॉर्क से, जो ढक्कन होता है, उसे बंद कर दें, जैसा 1.4 में दिखाया गया है। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लें। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चौक के कुछ टुकड़े भर दें। मतलब पहले में सॉलिड, दूसरे में लिक्विड और तीसरे में गैस भर दें। ठीक है, पिस्टन को वापस सिरिंज से लगाइए। अब पिस्टन को वापस जब आप सिरिंज पे लगाओगे तो सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी सी वैसलीन लगा दीजिए, क्योंकि वैसलीन में चिकनाहट होती है और चिकनाहट चीजें आसानी से अंदर चली जाएगी। अब यदि मैं बात करूं
अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश कीजिए, उस पिस्टन को डाल करके दबाने का प्रयास करिए। अब देखोगे लिक्विड में, गैस में और सॉलिड में, तीनों में दबाने के लिए आपको अधिक कम बल लगाना पड़ेगा। क्या आपने देखा किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया? आपने प्रेक्षण करने से क्या अनुमान लगाया? तो हमने ये देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। मतलब गैस काफी ज्यादा कंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि जब हमने पिस्टन को दबाया तो वो पिस्टन आसानी से अंदर चला गया। इसका मतलब गैस धीरे धीरे दब गई, यानी वो कंप्रेस हो गए। हमारे घरों में खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली जो गैस होती है, जिसको हम एलपीजी गैस कहते हैं, वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये एलपीजी दो गैसों का मिक्सर है। एक तो हमारे पास होता है ब्यूटेन, और दूसरा हमारे पास होता है प्रोपेन। तो ब्यूटेन और प्रोपेन को जब 60-40 के रेशियो में मिला देते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन को जब 60% और 40% के अनुपात में मिला देते हैं, तब जाकर के बन जाता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एलपीजी गैस एक ऐसी गैस है जिसे बोलते हैं गंधहीन गैस। इसके पास कोई अपनी गंध नहीं होती। जब इसके लीकेज होते हैं तो इसके लीकेज का पता लगाने के लिए इसमें एक गैस मिलाई जाती है जिसको बोलते हैं मिथाइल या इथाइल मरकैप्टेन। इसे हम बोलेंगे इथाइल या मिथाइल मरकैप्टेन। तो इथाइल या मिथाइल मरकैप्टेन नामक पदार्थ इसके अंदर मिलाया जाता है, जिससे एक तीखी गंध हमारे नाकों तक आती है और हमें पता चल जाता है कि ये एलपीजी सिलेंडर की ही गंध है। आपने ऑक्सीजन के सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में इंजन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का भी प्रयोग किया जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण से गैस का अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। मतलब बहुत सारे गैस को एक छोटे से डिब्बे के अंदर भर के रखा जा सकता है, क्योंकि गैसों को कंप्रेस करना बहुत ही आसानी है एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। यदि मैं बोलूं कि 10 किलोग्राम या 10 लीटर के गैस के अंदर, 10 लीटर के गैस के सिलेंडर में क्या 10 लीटर ही गैस भरा जा सकता है? जी नहीं, 15 भी भर सकते हैं और 20 भी भर सकते हैं। लेकिन यदि मैं बोलूं कि 10 लीटर बोतल के अंदर क्या 10 लीटर पानी भरा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल 10 लीटर ही भर पाओगे। 10 से ज्यादा भरोगे तो या तो उसकी दीवारों को तोड़ देगा, यानी उसका, या फिर उसके अंदर से वो बाहर निकल जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए जाने पर हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने के गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने के महक हमारे पास कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। आपकी मम्मी रसोई में खाना पकाती है तो उधर रसोई में खाना पकाया नहीं किया, जैसे वो छौंक लगाती है तुरंत बगल के कमरे में हमारे तक पहुंच जाता है। इसका मतलब हवा के अंदर मिल करके और ये बड़ी आसानी से हाई से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करके हमारी नाकों तक पहुंच जाती है और हमारे नाकों का सेंस हमें बता देता है कि हमारे पास किस चीज की स्मेल आई है, क्योंकि उसकी स्मेल की सेंस हमारे दिमाग में पहले से ही बनी हुई है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें। कणों का तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों से विसरण बहुत ही तीव्र होता है। मतलब गैसों के जो विसरण होने की क्षमता है, फैलने की क्षमता है, वो ठोस से द्रव की तुलना में काफी अधिक होती है। तो गैस या अवस्था में कणों की गति अनियमित और अधिक तीव्र होती है। गैसों के कणों की गति, गैसों की गतिज ऊर्जा द्रवों की तुलना से काफी अधिक होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एक बर्तन की दीवारों से टकराते हैं और बर्तन की दीवारों पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। जैसे किसी सिलेंडर के अंदर हमने गैस भरा हुआ है तो वो गैस उस सिलेंडर से बाहर निकलना चाहती है, जिसके कारण जब आप गैस दबाओगे तो वो गैस उसके सिलेंडर पर एक टक्कर मारता है, जिसके कारण से गैस उस सिलेंडर के ऊपर एक दबाव डालता है। और आपको पता है कि दबाव यानी प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया पर लगे बल को कहते हैं। यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जो भी सब्सटेंस बल लगाती है दैट इज कॉल्ड प्रेशर, उसी को बोला जाता है प्रेशर। आइए चलिए हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं और इस प्रश्नों के साथ
आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहला है किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। एक बात याद रखना, यानी डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें तो डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। आपको इनको व्यवस्थित करना है बढ़ते क्रम में उनके किसके घनत्व के, तो घनत्व उसी के ज्यादा होंगे जिनके पार्टिकल सबसे क्लोज होंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई, सबसे पहले हमने लिखा वायु, वायु के बाद चिमनी का धुआं, वायु ये भी गैस है, चिमनी का धुआं ये भी गैस है, शहद ये द्रव है, शहद की बात करें तो बेटा ये द्रव है, जल, उसके बाद चौक, उसके बाद रुई और उसके बाद लोहा। तो इसको कौन से क्रम में लिखना है बेटा, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हमें गैसों को लेना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सबसे कम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो हमारा आएगा बेटा वो कौन आएगा, गैस, और गैस में वायु या चिमनी का धुआं, वायु या चिमनी का धुआं। तो चिमनी का धुआं जो है हल्का है इसलिए सबसे पहले आएगा, चिमनी का धुआं हल्का है इसलिए सबसे पहले आएगा चिमनी का धुआं। और चिमनी के धुएं के बाद जो अगला आएगा वो वायु आएगा, जो अगला आएगा वो वायु आएगा। और तीसरे नंबर पर जो आएगा वो तीसरे नंबर पर जो आएगा वो जल आएगा बेटा, वो क्या आएगा, जल आएगा। चौथे नंबर पर जो आएगा वो क्या आएगा, चौथे नंबर पर जो आएगा वो आएगा शहद, चौथे नंबर पर आएगा बेटा शहद। और पांचवें नंबर पर जो आएगा वो क्या आएगा, रुई। और छठे नंबर पर जो आएगा वो आएगा चौक। और सबसे ज्यादा घनत्व जो है वो किसका है, लोहे का है। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, लोहे का। तो ऐसे कह सकते हैं किसी भी मटेरियल की जो डेंसिटी होती है वो उसकी हार्डनेस को भी रिप्रेजेंट करती है, बट डेंसिटी जो रिप्रेजेंट करेगा वो मास पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर, किसके ऊपर, मास पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, दूसरी यदि हम एक और बात देखें तो पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। पदार्थ के विभिन्न गुणों की अवस्थाओं में जो अंतर होता है उसको हमें अलग अलग सारणी में लिखना है। हालांकि एक और बात यदि हम देखें तो मैंने जो इनको लगाया है वो उनके कणों के पार्टिकल के आधार पर लगाया है, इनके वॉल्यूम के आधार पर भी यदि हम देखें तो इनकी डेंसिटी में कुछ चेंज हमें मिल सकता है। ठीक है, तो ये पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए कि दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा और ये घनत्व क्या होता है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को इसके अंदर बता दी है। अब आपको इसका कारण बताना है, तो कारण मैं बताता हूं। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे भरते हैं, क्योंकि गैस की कॉम्प्रेसिबिलिटी या गैस का विसरण दर सबसे ज्यादा होता है, इसलिए गैस जो होता है कह सकते हैं गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, जिसके कारण से वो गैस पूरे सिलेंडर के अंदर फैल जाता है। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। जी हाँ, जब गैसों को हम किसी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी कंटेनर के अंदर कंप्रेस करते हैं तो गैसें उसकी दीवारों पर एक दबाव डालती है जिसे गैसीय दबाव कहते हैं। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी की मेज ठोस इसलिए कहलाती है क्योंकि लकड़ी की मेज का एक निश्चित द्रव्यमान और उसका एक निश्चित आकार और उसका एक निश्चित आयतन होता है और उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। हवा में हम आसानी से हाथ चला सकते हैं, हवा में हम आसानी से हाथ चला सकते हैं, लेकिन पानी में या किसी ठोस लकड़ी के अंदर हम हाथ को नहीं चला सकते, क्योंकि हवा के कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा है, पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान थोड़ा सा कम है और ठोस के कणों के बीच में रिक्त स्थान ही नहीं है। तो हवा में आप चला लोगे, पानी में भी थोड़ा सा चला लोगे, लेकिन सॉलिड में नहीं चला पाओगे क्योंकि इनके बीच में रिक्त स्थान होता ही नहीं है। इसके बाद ये लास्ट का हम क्वेश्चन देखते हैं आज का प्रश्न का बेटा। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। क्योंकि बेटा जब हम पानी को देखते हैं तो पानी का घनत्व और बर्फ के घनत्व की बात करें तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, और यदि मैं बात करूं आइस की जो डेंसिटी होती है वो इससे कम होती है। क्यों? तो इसका आकार और आकृति के कारण होता है। जब पानी से बर्फ बनता है तो उस पानी से जब बर्फ बनता है तो उनके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, हवा फंस जाती है, जिसके कारण उसका आयतन बढ़ जाता है। और याद रखना, जिसका आयतन बढ़ेगा उसकी डेंसिटी घटेगी, जिसके कारण से वह तैरता है,
तैरता है। अब ठोस, द्रव और गैसों के कणों के आप आकार को देख सकते हो। ठोस के कण कॉम्प्रेस हैं, ये लगातार एक दूसरे के नजदीक हैं। द्रव के गैस थोड़े दूर दूर हैं, और गैस यदि बात करें, गैसों के कण जो हैं वो एक दूसरे से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर बने हुए हैं, इसलिए ये फ्रीली मोशन कर सकता है, ये भी फ्रीली मोशन कर सकता है, बट ये फ्री मोशन नहीं कर सकता। इसके अंदर कॉम्प्रेसिबिलिटी है, इनके अंदर कॉम्प्रेसिबिलिटी है, इन दोनों में कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं। तो ये पानी, ये कणों के आसपास या दूर दूर होने के कारण से इन प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर कल मिलते हैं। इसके बाद इसके आगे के सीक्वेंस को पढ़ेंगे और कल हम इस चैप्टर का दी एंड कर देंगे। तो सभी बच्चों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा।